नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आइए आज हम लोग कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं जो बहुत सारे लोगों का कमेंट है। उन्हीं के कमेंट पर आज हम कुछ बात करेंगे ताकि कुछ उन लोगों को दिक्कत आ रहा है उस चीज़ को समझने का कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम आप सभी को बताएं, जैसे हमारे एक सब्सक्राइबर हैं और बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं, गैलेक्सी इलेक्ट्रॉनिक करके उनके आईडी पर लिख करके आता है। उनका कहना यह है कि हम लोग नए दुकान डाल रहे हैं तो उसमें स्लाइडर वगैरह किस रेंज का रखना है मिक्सर वगैरह बनाने के लिए। तो देखिए, उसमें बात ये होती है, जब हम मिक्सर खोलेंगे तो स्लाइडर जिस नंबर का लगा रहेगा उस नंबर का मंगा करके डाल सकते हैं। यदि आपके पास एक्स्ट्रा मंगा करके रखना है तो कुछ नंबर मैं बता देता हूं, बाकी आप कंट्रोल वगैरह जो उसमें रहते हैं तो अलग अलग रहते हैं, अलग अलग पिन के भी रहते हैं और अलग अलग वैल्यू का भी रहते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि कंट्रोल वगैरह आप लोगों को रखना है तो वो 3 सीरीज का आता है। जैसे समझिए A10 का हो गया, AB10 का हो गया, C10 का हो गया। जैसे मैं बोलूं कि A100 के भी हो जाएगा A, और B100 के, C100 के, इसी तरह A50 के, B50 के, C50 के। तो ABC का जो सीरीज मैं आप सभी को बताया था उसमें समझना ये है, काम सब कंट्रोल वहां कर देंगे। जैसे आपके सेट में A100 का लगा है और आपके पास वो नहीं है, B100 का है, तो उसमें होता क्या है, A जो लगा है तो जैसे खोलेंगे तो जल्दी ही आवाज पकड़ लेता है। उसके ऊपर हम कुछ बढ़ाना चालू करते हैं तो बहुत कम मात्रा में हमको गेंग सुनने को मिलता है, बढ़ने को मिलता है। उसी तरह C सीरीज का हो गया तो आधा से ऊपर जब पहुंचेंगे तब वो खुलना चालू होता है। और B सीरीज का है तो उसमें क्या है, पूरा कंट्रोल काम करता है शुरू से लेकर के लास्ट तक। यही फर्क रहता है, बल्कि चलता सब है। ऐसा नहीं है कि कंट्रोल को हम बदली करेंगे तो हमारे आउटपुट बड़ा हो जाएगा या गेंग में कुछ फर्क पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। केवल कस्टमर की दिमाग में एक बात बैठ जाता है पहले से कि मैं इतना तक घुमा रहा था तो इतना आवाज का लेवल बन रहा था। अभी हमने जब से रिपेयर कराया तो इतना नहीं, इतना घुमाता हूं तो उस आवाज का लेवल बनता है। बस यही फर्क रहता है और कुछ फर्क नहीं रहता है। तो कंट्रोल के बारे में हमने आप सभी को बताया था। उसमें क्या होता है, एक छोटा शाफ्ट आता है, एक उससे थोड़ा बड़ा आता है, एक थोड़ा और बड़ा आता है। जो बड़ा शाफ्ट का रहता है वो पावर एमटी वगैरह देखते हैं उसमें लगा रहता है, बड़ा शाफ्ट का। उसके बाद CA8000 में बड़ा शाफ्ट का लग करके आता है और कंट्रोल का आगे की तरफ उसका मुड़ा रहता है। आहूजा वगैरह में देखते हैं तो मीडियम शाफ्ट का रहता है और कहीं कहीं आहूजा में जैसे आपका 500 वाट का हो गया उसमें भी बड़ा शाफ्ट का कंट्रोल लगते हैं और वो पीछे की तरफ मुड़ा रहते हैं, आप लोग देखते हैं। तो यदि मार्केट आप जाते हैं तो वहाँ से कंट्रोल का एक रेंज वो सब दिखाना चालू करते हैं दुकान वाले, वहाँ से देख करके सब समझ के ले सकते हैं। अब रह गई बात स्लाइडर की, तो देखिए स्लाइडर में हमने कुछ इधर फोटो लगा के रखा हूँ। अभी स्लाइडर की मैं बात करूं तो इस पे नंबर लिखा हुआ है A50 के। देखिए ये फोनिक में भी लग के आता है, डीजे मिक्सर में, डायनाटेक में लग के आता है, JJD3 में भी आता है यही लग करके, और फोनिक वगैरह में आता है, फिर अमेरिकन ऑडियो में भी ये लग के आता है। तब ये 50 के है तो हम ये 50 के क्या मंगा लेंगे,
इसमें आप ये भी मंगा सकते हैं B50 के, फिर C50 के, एक रेंज रहेगा। तो कहीं ये लग करके आए तो ये भी हम लगा सकते हैं। ये एक स्लाइडर हमने आप सभी को बता दिया। इसमें क्या है, देखिए 2 पिन इधर है, 2 पिन इधर है और 2 पिन इधर है। इसी में का कार्बन 3 वगैरह में जो मिक्सर आते हैं तो सेम रहता है, लेकिन अब 2 पिन इधर, 2 पिन इधर, और यहाँ 2 जो है एक यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ हो जाएगा। बल्कि आप चलाना चाहें तो इसको भी लगा के चला सकते हैं। इस पिन का कनेक्शन क्या कर देंगे, एक का यहाँ कर देंगे, बाकी एक वहाँ कर देंगे, तो ये भी चलता है। बस अंतर वही रहता है उन लोगों का बनावट का। तो ऐसा भी थोड़ा रख लेंगे, एक पिन यहाँ, एक पिन यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, ऐसा भी ले सकते हैं। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये छोटा है, इसमें 2 पिन इधर है और 2 पिन इधर है। इसका वैल्यू की मैं बात करूं तो ये 250 के का है। ये कहाँ कहाँ लग के आता है, बॉस का मिक्सर देखे होंगे छोटा, जो सस्ता मिक्सर आता है, 5-6 चैनल का वो भी रहता है, और लाइफ मिक्सर रहता है वो, उसमें इको वगैरह सब रहता है। अब बढ़िया इको वगैरह देता है, उसमें ये स्लाइडर लग के आता है, और सस्ता स्लाइडर है, करीबन 25-30 रुपये का एक स्लाइडर आप सभी को मिल जाएगा। उसका वैल्यू उसमें 250 के ज़्यादा रहते हैं, और कहीं एक देखेंगे तो 47 के का रहेगा, 20 के का रहेगा, ऐसा रहता है। तो इसके साथ में ये भी हम ले सकते हैं। देखिए 250 के, 47 के, 20 के, तो वो बॉस वगैरह का मिक्सर जो है वो बनाने में के हमारे काम में आ जाते हैं। बाकी साउंड क्राफ्ट हो गया, यामाहा वगैरह हो गया, तो उसका स्लाइडर इससे विपरीत रहता है, और इससे थोड़ा साइज में छोटा भी रहता है और बड़ा भी रहता है, लेकिन इससे पतला रहता है। उसमें भी 10 के, 100 के, 50 के यही वैल्यू आता है। उसको भी आप रख सकते हैं और उस पर ऊपर कर सकते हैं। तो स्लाइडर के बारे में कुछ जानकारी हमने आप सभी को दिया, ज़्यादा उसमें रेंज नहीं रहता है। बाकी कुछ ऐसे अल्ट्रा स्लाइडर रहते हैं, तो वो क्या है, हम डायरेक्ट खरीद के नहीं रख सकते हैं। वो लोग दुकान वाले सैंपल मांगते हैं कि कैसा है, सैंपल दीजिए। तो उसको क्या करना है, मिक्सर रिपेयर जब ले रहे हैं तो ले लीजिए, खोल लीजिए, उसको निकाल लीजिए और सैंपल निकाल लीजिए, और सैंपल ले करके मार्केट में जाइए, उसको ढूंढ कर लाइए, लगा करके चालू करके दे दीजिए। ये हो गया स्लाइडर की बात। और दूसरी नंबर बात, अब आते हैं उस विषय से थोड़ा हट जाते हैं। अब देखिए, हमने ये कि ये आहूजा का मशीन है जिसका आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा के इस पर मैं रखा हूँ। ये भी आप सभी के कमेंट के ऊपर भी ये लगाया हूँ ताकि आप लोग इससे समझ सके। बहुत सारे लोगों का कमेंट ये मैं देखा कि बेस बायसिंग सही है, 0.48 बन रहा है, फिर भी एक साइड का ट्रांजिस्टर गर्म होता है और एक साइड का नहीं गर्म होता है, तो उसका क्या रीजन है। देखिए, ये भी बड़ा अंदर की बात है, इसको आप समझ सकें तो समझ सकते हैं। बता देता हूं मैं। आप ये ट्रांजिस्टर जो देख रहे हैं तो कभी कभी ऐसे खराब होकर के आता है जो मालूम नहीं गिरता है, इसलिए मैं मीटर इस पे लगा के रखा हूं ताकि आप लोगों को बता सकूं। मशीन बजेगा और आवाज में उतना अंतर नहीं लगेगा। यदि छोटा स्पीकर लगा करके आप बजा रहे हैं और समझ रहे हैं तो मालूम भी नहीं गिरेगा कि इसका कम आवाज है, लेकिन जब लोड देंगे बड़ा स्पीकर पर तो मालूम गिरता है, परफेक्ट काम नहीं करता है। उसमें होता क्या है, कैसे खराब हो जाता है, उस चीज को आज समझ लीजिए। समझिए, इधर एक ट्रांजिस्टर ये है, एक ट्रांजिस्टर ये है, इधर एक ये है और एक ये है। ध्यान दीजिएगा, मैं इधर लाइन मारूं ताकि आपको समझ में आए। अब समझिए, ये ट्रांजिस्टर हमारा बिल्कुल ओके है और ये भी ओके है। कहीं ये खराब है, कहीं ये खराब है, और मशीन बज रहा है, शॉर्टिंग में भी नहीं जा रहा है,
तो उसको कैसे पकड़ना है। जैसे समझिए मैं एक यहाँ ट्रांजिस्टर बना दूं पहले, ताकि आप सभी के समझ में आ जाए। मैं इसमें 3 पिन बना देता हूं। ये नंबर क्या है, 5200 है, मैं लिख दिया इधर। अब इस पिन में क्या रहता है, ये बेस रहता है और ये कलेक्टर रहता है और ये इमिटर रहता है। जब आपका ट्रांजिस्टर शॉर्ट रहेगा तो कलेक्टर और इमिटर शॉर्ट हो जाएगा, तो सीधे मशीन शॉर्ट हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट है, शॉर्टिंग वगैरह छुड़ा सकते हैं। और शॉर्टिंग नहीं है, बेस और कलेक्टर आपस में जुड़ जाता है। तो जब बेस का वायर आप खोल देंगे और सप्लाई देंगे तो शॉर्ट नहीं दिखाएगा, लेकिन कलेक्टर पर जो हमारा सप्लाई रहता है वो तो बेस पर निकलना चालू हो जाएगा। तो मीटर से जब चेक करेंगे तो बेस पर सप्लाई आ जाएगा। जैसे कलेक्टर पर हमने 30 वोल्ट दिया है और बेस पर 30 वोल्ट आए, तो आप समझ सकते हैं कि ट्रांजिस्टर फेल है। एक तो ट्रांजिस्टर इस तरह खराब होता है। दूसरा, अब कैसे खराब होता है, जैसे ये और ये लीकेज हो जाता है, उस तरह का ना शॉर्ट बताएगा आपको, ना बेस पर कोई सप्लाई आएगा एक्स्ट्रा, और मशीन बजेगा भी लेकिन परफेक्शन नहीं देगा। तो वो कैसे खराब होता है, इस चीज को आज बारीकी से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। अब इसमें एक चीज पहले और बता दूं, फिर इसका विवरण दूं। अब आपको समझना है कि एक साइड का गर्म नहीं होता है तो उसमें क्या रीजन रहता है। समझिए ये रेजिस्टेंस जो लगा है, ये 10 वाट में देख रहे हैं, तो हर ट्रांजिस्टर के इमीटर से लगा हुआ है। हर ट्रांजिस्टर के इमीटर से ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो जब आप लोड बांध करके बजा रहे हैं तो इस रेजिस्टेंस पर भी ऐसे उंगली रखेंगे तो जो काम कर रहा है वो रेजिस्टेंस तो हीट होगा, और जो नहीं काम कर रहा है वो हीट ही नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जिस ट्रांजिस्टर पर ये रेजिस्टेंस बांधा हुआ है वो ट्रांजिस्टर में गड़बड़ी है। ट्रांजिस्टर को निकालिए और बारीकी से उसको नापिए, उसमें होता क्या है। अब मीटर पर एक वायर आपने रख दिया और इसकी कंटिन्यूटी और इसकी कंटिन्यूटी आप चेक कर रहे हैं। तो जब यहां से यहां चेक कर रहे हैं तो समझिए ये 0.65 ओम बता दिया और ये 50 ओम बता दिया। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। तो यहां से दूरी इसका 65 हो गया और यहां 50 ओम बता रहा है। तो इतना तो लीकेज कर रहा है, तो काम तो कर रहा है, लेकिन बेस को जब हम बेस वाइसिंग दे रहे हैं, ट्रांजिस्टर को स्विचिंग करा रहे हैं, तो जितना तेज उसको काम करना चाहिए उतना तेज काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये रेजिस्टेंस गर्म नहीं हो रहा है, नहीं इस पर लोड नहीं आ रहा है। अब ये समझिए एक बात, इस मीटर से आप नापना चालू करेंगे, इस मीटर से, तो ये क्या बताएगा इसको आप एक बार और समझ लीजिए। ये ट्रांजिस्टर समझिए इस मीटर से नाप रहे हैं तो 65 या 70 जो भी मान लीजिए 0.70 ओम बता दिया, और दूसरी पिन पर यहां गए तो ये भी 0.70 ओम बता देगा। इस मीटर से मालूम भी नहीं गिरेगा कि वो खराब है कि सही है, और बार बार उसी को आप लगाएंगे। अब फॉल्ट जहां है वहीं को वहीं पड़ा रहेगा। फिर आप कमेंट करेंगे कि हमने सब चेक कर लिया, ट्रांजिस्टर भी ओके है, रेजिस्टेंस भी ओके है, फिर भी इस तरह का परेशानी आ रहा है। अब समझिए हर एक चीज यदि ओके है तो परेशानी किस बात की, गड़बड़ी तो है। तो वहां क्या करना है, आपको एनालॉग मीटर भी रखना है। ये मीटर बड़े काम की चीज है। इस जमाने के टेक्नीशियन लोग सारे इसी डिजिटल मीटर से बनाते हैं और इस मीटर को निगलेक्ट कर देते हैं, इसको रखते भी नहीं है ना, जानते भी हैं। लेकिन ये मीटर आपको यहां सही दिखा देगा। दूसरी बात, जब इस मीटर से आप नापना इसको चालू करेंगे तो बेस और कलेक्टर, बेस से कलेक्टर इमीटर की दूरी में अंतर मालूम इसमें गिर जाएगा।
यदि यहां से जब नापना चालू करेंगे तो इसमें यदि 10 ओम बता रहा है तो एक पिन पर क्या बता देगा ये 15 ओम, 17 ओम, 20 ओम, एक पर लेके जाएगा 10 ओम। तो आप समझ जाइए कि वो ट्रांजिस्टर हमारा बराबर काम नहीं कर रहा है, केवल बजी रहा है। अब इसी ट्रांजिस्टर को आप यदि एलसीआर मीटर में डाल देंगे तो भी वहां सही बता देता है, वो भी आपको इधर बता देगा। मैं इधर बताने की कोशिश करता हूं। जैसे समझिए एक ट्रांजिस्टर हमने बनाया, ये बेस बनाया, एक कलेक्टर बनाया और ये हमने इमीटर बना दिया। ठीक है, अब इसको जब एलसीआर में डालेंगे तो सीधे अब इसका उसमें क्या लिख देगा, HFE वैल्यू लिख देगा और बेस कलेक्टर इमीटर का निशान बना के दे देगा। लेकिन वो दर्शाएगा, यदि समझना चाहे तो इसमें वो क्या बना देगा, जो सही ट्रांजिस्टर रहेगा तो ऐसे बना देगा बेस कलेक्टर इमीटर, लेकिन ये थोड़ा बहुत जो लीकेज रहेगा तो इसमें ऐसा बना देता है वो, एक यहां डायोड का निशान दे देगा। समझ रहे हैं? तो आप समझ सकते हैं कि इसमें गड़बड़ी है। अब बाकी किसी में ये नहीं भी देता है तभी आपको समझना है इस मीटर से आप नाप रहे हैं तो ट्रांजिस्टर फेल है। अब दूसरी बात, आपको समझ में आ गया कि ये ट्रांजिस्टर फेल है, अब हम दूसरा नया डालेंगे। दूसरा जब नया इसको आप डाल दिए तो इसका HFE वैल्यू कुछ और है, इसका कुछ और है, फिर भी आगे पीछे काम करेगा। तो ये दोनों में फिर अंतर आएगा, तो एक गर्म कम होगा, एक ज्यादा होगा, एक ज्यादा काम करेगा, एक कम काम करेगा। तो जब इसको हम बदली करते हैं तो इसका HFE वैल्यू हम मिला लें कितना है। इसका यदि 97 है तो ये भी दूसरा डालें तो 97 का डाल दें, नहीं 85 है तो 85 का भी दूसरा हम डालें। यदि 110 है तो 110 का दोनों डालें, तब तो एक साथ में ये काम करेगा, तो दोनों रेजिस्टेंस एक बराबर गर्म होगा। ये चीज जिस दिन मिलाने आपको आ जाएगा तो फॉल्ट सही हो जाएगा। यही लोग नहीं मिलाते हैं और कमेंट करके पूछते हैं। अब एक शब्द का तो जवाब है नहीं जो मैं कमेंट में लिख दूं, लेकिन मेरे दिमाग में वो बात बैठता है। इस पर मैं वीडियो भी बना दूंगा, चेक करके दिखा दूंगा, ताकि आप लोगों को ये समझ में बात आए कैसे चेक करना है। प्रैक्टिकल भी करके मैं दिखाऊंगा, पक्का दिखाऊंगा। ये बात समझ में आ गया मीटर्स की और इसकी, आगे बढ़ा जाए। चलिए, ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों को हमारे पास कमेंट ये भी आ रहा है कि 3637 मेटल वाले जो ट्रांजिस्टर हैं उसका HFE वैल्यू ओरिजिनल ट्रांजिस्टर का क्या है। देखिए, मैं गूगल की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं जो करते हुए आ रहा हूं आज तक, प्रैक्टिकल की बात करूं तो हमारे को ये लगता है कि 3773 जो ट्रांजिस्टर है मेटल वाला, उसका HFE वैल्यू 73 होए तो ओरिजिनल है। ये ध्यान में रखिए। बाकी 115 भी रहता है, 110 भी रहता है, 100 भी रहता है, तो चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 73 जिसका रहता है वो ओरिजिनल ट्रांजिस्टर है। हम अपना अनुभव आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं, मैं किसी का गूगल वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं। जो आज तक मेरे को मिला है उस हिसाब की बात मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं। इसको पकड़ के आपको बैठ भी नहीं जाना है, मैं अपनी बात आप सबके सामने रख रहा हूं। दूसरा जो हमारा है 3055 3055, इस पर ध्यान दीजिए। इसका HFE वैल्यू कितना होना चाहिए, 45 है तो समझिए कि ओरिजिनल है 45। हम लगा रहे हैं नाप करके तो ये अच्छा चलता है,
इसकी बात मैं करता हूं। और जब भी ट्रांजिस्टर ये मेटल वाले बेल का लें, मार्केट में बहुत सारे ट्रांजिस्टर आए हुए हैं, वो चलते नहीं हैं, परेशान कर देते हैं, लगाएंगे उड़ेगा, कुछ अल्टर काम करेगा, तो इसलिए हमेशा बेल का खरीदें। यदि इस HFB वैल्यू का मिल जाता है तो सोने पर सुहागा समझिए, बल्कि सबका HFB वैल्यू बराबर नहीं रहता है। अब मैं कई वीडियो में बता दिया हूं कि एक ही डाई में बनता है, एक ही डाई रहता है, एक ही मटेरियल रहता है, एक ही कंपनी का रहता है, एक ही में बनाया जाता है, लेकिन सबका HFB वैल्यू थोड़ा बहुत आगे पीछे हो ही जाता है। तो हमने 45 बताया, तो 46, 47, 48, 50 तक जाना चाहिए। उससे ऊपर जाए, उससे बहुत कम आए, चलेगा, वो भी काम करेगा, लेकिन हमारे हिसाब से ये सही काम करता है 45 और 73। तो ये भी बात क्लियर हो गया आज। दूसरे बात चैप्टर पर चलूं। हमारे पास कुछ कमेंट ऐसे आते हैं कि उनका कहना ये रहता है कि जो बड़ी बड़ी मशीन है, बड़े बड़े एम्पलीफायर हैं, उसमें बहुत सारे फ्यूज लगे रहते हैं और मशीन तब भी जल के आ जाता है, तो फ्यूज क्यों नहीं उड़ता है, मशीन क्यों जल के आता है? अब देखिए, ये इसका जवाब मैं कैसे दूं? फ्यूज एक सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, ताकि मशीन में कुछ प्रॉब्लम होने के बाद ही ये जलता है, लेकिन जब जल जाए तो बाकी चीज डैमेज ना करे। जैसे सही सलामत जब हमारा मशीन चल रहा है, अच्छी तरह लोड है, हर एक चीज बराबर है, तो फ्यूज उड़ने का कोई चांस ही नहीं बनता है। वो तो एक सप्लाई को दूसरी सप्लाई एक तरफ से दूसरी तरफ सप्लाई भेजने के काम ही करता है। और जब उधर क्रिया बराबर हो रहा है तो ये उड़ेगा क्यों? और कम एम्पियर के यदि फ्यूज वहां आप बांध भी देते हैं, तो मशीन जब चलाएंगे, लोड पर डालेंगे, तो एम्पियर जब बढ़ेगा तो फ्यूज टप दे उड़ जाएगा। फिर आपका शो चलेगा ही कैसे? नहीं चलेगा, तभी तो डिस्टर्ब होगा। तब आप ये सवाल पूछना चालू करेंगे, सर जी घड़ी घड़ी फ्यूज क्यों उड़ जा रहा है? देखिए, सवाल पूछने का भी एक वजह और एक जगह से पूछेंगे तो उसका परफेक्ट जवाब मिलता है। इसका कोई जवाब ही नहीं है जो ये सवाल है, और जवाब है भी। अब क्यों उड़ता है, क्यों लगाया जाता है? जैसे मशीन हमारा चलते 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 कोई एक ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया। अब एक ट्रांजिस्टर शॉर्ट हुआ और फ्यूज पर लोड पड़ा, तो फ्यूज तब वहां से उड़ जाएगा, आगे सप्लाई नहीं पहुंचेगा, तो बाकी सारे चीजें हमारे बच जाएंगे। और जब हम मशीन को खोलेंगे तो एक ही मिलेगा, उसको डालेंगे, चल जाएंगे। अब वही नहीं उड़े तो एक उड़ाया, उसके साथ में बहुत सारा लेके चला जाता है। और आप लोग देखे भी होंगे, यदि रिपेयर कर रहे हैं तो देखे होंगे, जब एक जलता है तो बहुत सारे जल जाता है, और बीच में जितने रेजिस्टेंस वगैरह लगे हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हैं, वो भी जल जाते हैं। अब छोटे छोटे कंपोनेंट जब जल जाते हैं तो रिपेयरिंग करना कितना कठिन हो जाता है। आप लोग तो मार्केट में हैं और रिपेयर कर रहे हैं, तो इस दर्द को भली बात समझते होंगे। और फ्यूज एक लेवल में, एक अच्छे एम्पियर में लगा हुआ है, तो कोई मिस्टेक, कोई कारणवश उसमें शॉर्टिंग वगैरह हुआ, तो वहीं से इसको डिस्कनेक्ट करेगा, तो बाकी सब बच जाएंगे, छोटे छोटे पार्ट भी बच जाते हैं। और इसको दूसरे रूप में मैं समझाने का कोशिश करूं। आप लोग पिक्चर देखते हैं, सब लोग देखते होंगे। अच्छा, पिक्चर में मार धाड़ जब होने लगता है तो पुलिस कब आती है? पिक्चर देखते हैं, वहां जब हंगामा हो जाता है तो पुलिस कब आ जाती है? कब आती है? पूरा कहानी खत्म होने के बाद, यानी झगड़ा बच गया, झगड़ा मारपीट हो गया, सर फट गया, टांग टूट गया, उसके बाद पुलिस की गाड़ी चोई 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 करते हुए चली जाती है। ऐसा तो नहीं है कि झगड़ा नहीं हुआ है उसके पहले पुलिस की गाड़ी आ जाए, आता है कहा? नहीं, झगड़ा होने के बाद पुलिस वहां पहुंचती है,
उसी तरह एम्पलीफायर में फ्यूज का काम समझ लीजिए कब उड़ता है, जब पूरा थोड़ा उधर जल जाता है, जलने के बाद फिर फ्यूज उड़ेगा, जब इस पर लोड पड़ेगा। जब सही सलामत काम कर रहा है तो क्यों उड़ेगा? जब सही सलामत काम हो रहा है तो नहीं उड़ता है, जब उधर कुछ शॉर्ट होता है तब ये उड़ जाता है। और उसके पहले मशीन न जलने के पहले उड़ाने का आप कोशिश करेंगे तो ऑर्डर ही नहीं बजा पाएंगे। जैसे आप लोड पर दो टावर चाप के स्लाइडर उठाएंगे, आवाज खोलेंगे तो फ्यूज पहले ही गर्म होकर उड़ जाएगा, आपका शो कहां से चलेगा? तब फ्यूज इस सुरक्षा के लिए लगा है। इसका ओरिजिनल जवाब यह है कि फ्यूज इस सुरक्षा के लिए लगा है कि आपके मशीन में कोई शॉर्टिंग हो तो पहले अपने आप को कुर्बान कर ले, बाकी शॉर्टिंग होने से बचा दे। ऐसा नहीं है कि जो जन्म लिया है वो मरेगा ही नहीं, जो आया है वो बीमार नहीं पड़ेगा। सबका अंत होता है, सबका एक टाइम होता है। जो भी इस धरती पर आए हैं जाते हैं, और जो भी कुछ बना है वो बिगड़ता है, खराब होता है। यदि वो खराब ना हो, वो जले ना हो, तो हम और आपका काम ही क्या है? इसलिए खराब होना भी जरूरी है। उसको एकदम सेफ्टी में कर देंगे तो कंपनी ही बड़ी बड़ी बंद हो जाएगी, फिर चलेगी नहीं, उसका माल ही नहीं बिकेगा। लेकिन बनाना चाहे कंपनी तो ऐसा बना सकती है कि नहीं उड़े, मशीन जले ही नहीं, लेकिन उन लोगों का भी मोनोपोली रहता है। दूसरा चीज, एक चीज और मैं आप सभी को अभी कंफर्म करने जा रहा हूं। जो कंपनी का मोनोपोली वाला नाम आया तो मेरे को याद आ गया, इसको जरा मिटाऊं तो इधर बना के बताऊं। एक मैं एसएलवी का मशीन खोला था, उस पर वीडियो ही बनाया, आप लोगों को पीस में भेजा भी। उसमें चैनल के दोनों साइड में दो दो मासपेट लगे हुए थे। मैं इधर बनाने का कोशिश कर रहा हूं। जिससे आप लोग अच्छी तरह समझ लें। इस चीज को भी आप ध्यान में रखिए। ये मासपेट का नंबर क्या था आप देखिए। पहले कंपनी का मोनोपोली कैसा है, कैसा वो लोग दिमाग लगाए हैं। $5200 और 1943, लेकिन इसका मीटर से कंटिन्यूटी कैसे बता रहा है? मासपेट की तरह, और मासपेट है भी। अब यही नंबर का जिस साइड में 1943 के बाकी सब ट्रांजिस्टर लगे हैं, 10-12 जो भी आउटपुट के लिए, उसमें ये मासपेट स्टेपर पर लगते हैं। तो वहां दो, एक साइड में जिधर 1943 है उधर दो मासपेट 1943 के हैं, और जिधर 5-2 ट्रांजिस्टर हैं उधर 5-2 ट्रांजिस्टर के दो मासपेट हैं, और दोनों मासपेट एन चैनल के हैं। एन चैनल के ये भी और एन चैनल का ये भी। आप मासपेट देखे होंगे तो उसके नंबर से हम सब समझ जाते हैं कि कौन एन चैनल का है और कौन पी चैनल का मासपेट है, लेकिन यहाँ दोनों एन चैनल का मासपेट है। अब जिस टेक्नीशियन को ये नहीं मालूम हो तो वो जल के मशीन आए तो इसको निकालेगा, वहां ट्रांजिस्टर ही डाल देगा, तो वो काम करेगा? नहीं करेगा। ये कंपनी का मोनोपोली है कि नहीं है? अब यहां ये भी एन चैनल का है, ये भी एन चैनल का है, दो एक साइड में लगाया हुआ है। अब इसमें कंपनी ने क्या कराया है? जहां से मशीन लिया होगा, बनाया होगा, वहां यही बोला होगा ना कि हमारा ये ट्रांजिस्टर है, जिस साइड में लगा हुआ है तो उसके मासपोर्ट पर ट्रांजिस्टर का नंबर छाप देना। कंपनी को क्या है, उसको पैसा लेना है, उसको माल बेचने से मतलब है। डीलर ने जैसे डील किया वैसे बना करके दे दिया चाइना वाला,
चाहे जो भी बना रहा है। जैसे मान लीजिए आप ही कुछ बनाए और मैं खरीदने वाला हूँ, मैं बोलूँ कि उस मशीन पर ये चीज़ लिख करके देना है, मैं 1000 पीस ले रहा हूँ, तो आपको क्या करना है? आप सोचेंगे चलो भाई जो बोलता है वही लिख दो और मेरा तो माल बिकने से मतलब है। तो इस तरह का मोनोपोली करके आ रहा है, तो उसको समझना भी बहुत जरूरी है, इस चीज पर भी ध्यान देना है। अब मासपेट का कंटिन्यूटी कैसे बताता है आपको मालूम ही है। अभी इस मीटर से आप चेक करेंगे तो एन चैनल का मासपेट है, तो कैसे बताएगा? यहाँ ब्लैक वाला वायर रखेंगे और यहाँ रेड वाला वायर रखेंगे तो एक तरफ से बता देगा, और इस मीटर से चेक करेंगे तो यहाँ रेड वाला रखेंगे, यहाँ ब्लैक वाला रखेंगे तो एक पिन बता देगा। समझिए सही है। लेकिन उस सेट में लगा है, मशीन जल के आया है, तो हम नंबर के हिसाब से देखेंगे तो ट्रांजिस्टर हम तो यही समझेंगे कि जल गया है या ओपन हो गया है, कुछ भी हो गया है। अब उतना जब हम रिपेयर करने बैठते हैं तो सर्किट तो मिलाना चालू करेंगे नहीं, किसके लिए लगाया है, और जब उसके अंदर घुसेंगे तो आपको बात समझ में आएगा किस काम के लिए लगाया है, किस जगह पर लगाया है। तब आपके दिमाग में बात बैठेगा कि ये तो स्टेपर के लिए लगाया है, स्टेपर में 4 पर कैसे ये बनेगा। फिर दिमाग आप घुमाएंगे तब आपको मालूम गिर जाएगा कि मासपेट है, इसके जगह पर मासपेट डालेंगे तो चालू हो जाएगा। तो ऐसा भी करके आ रहा है। तो ये बात आप सभी को मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।